आप सभी का उद्यमिता विषय के इस MOOC प्रोग्राम में एक बार पुनः स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वह है स्थान, लेआउट यानी विन्यास, संचालन, योजना और प्रबंधन एवं नियंत्रण। इस सत्र को सुनने के बाद आप सक्षम होंगे सबसे पहले तो यह समझने में कि प्लांट लोकेशन या प्लांट का स्थान क्या होता है और इसे कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आप ये भी समझ पाएंगे कि स्थान के निर्णय को लेने के क्या क्या चरण होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। आप ये भी समझ पाएंगे कि प्लांट लेआउट यानी प्लांट विन्यास या संयंत्र विन्यास जिसको कहा जाता है वो क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं और इसको तैयार करने के क्या क्या लाभ होते हैं। इसके साथ ही आप ये भी समझ पाएंगे कि प्लांट लेआउट के कौन से सिद्धांत होते हैं जिनको पालन करके इसको तैयार किया जाता है। इसके अलावा आप यह भी समझ पाएंगे कि प्लांट लेआउट के प्रकार कितने होते हैं और उसके क्या क्या लाभ हैं। तो आइए अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं। किसी भी व्यवसाय का स्थान से जो जुड़ा हुआ निर्णय होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्थान ही वह जगह है जहाँ से वस्तुओं का उत्पादन होता है और ग्राहकों तक पहुँचता है। इसलिए सही स्थान का चुनाव किया जाना एक रणनीतिक निर्णय होता है। सही स्थान का अगर चुनाव कर लिया जाए तो व्यवसाय की आधी समस्या खत्म हो जाती है। स्थान का चुनाव न केवल उद्यमिता के लाभ को प्रभावित करता है, बल्कि वहाँ तक ग्राहक कैसे पहुँचेंगे, पूर्तिकर्ता कैसे पहुँचेंगे और बाकी की सुविधाओं की उपलब्धता क्या होगी, इन सब को भी ध्यान में रख के स्थान का निर्णय लिया जाता है और इसका व्यवसाय के भविष्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्लांट का अभिप्राय है वह स्थान जहाँ पे व्यवसाय अपना काम करेगा। प्लांट, जिसे हिंदी में संयंत्र भी कहा जाता है, वह स्थान होता है जहाँ व्यवसाय अपना काम करता है या अपना कारखाना स्थापित करता है और इसके लिए किसी एक विशिष्ट साइट का चयन किया जाता है। कौन सी साइट पे व्यवसाय का प्लांट लगाया जाएगा, कहाँ से उसकी सारी संचालन की गतिविधियाँ होंगी, यह इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब व्यवसाय का स्थान तय करना, जैसे मैंने आपको बताया, एक रणनीतिक निर्णय होता है, तो इसे बहुत सारे घटकों का विश्लेषण करने के बाद ही तय किया जाता है, क्योंकि यह व्यवसाय का एक सबसे मुख्य निर्णय होता है और इसे व्यवसाय शुरू करने से पहले ही ले लिया जाता है। और व्यवसाय वहाँ पर किस तरीके से काम करेगा, वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं हैं, वहाँ वह अपनी सुविधाओं और सहायक सुविधाओं को जुटाने के लिए क्या क्या प्रयास करेगा, वहाँ पे कैसे व्यापार बढ़ाया जाएगा और भविष्य में उस स्थान पे क्या व्यवसाय के व्यापार को बढ़ाने, विस्तार करने की संभावना है, यह सब भी देखा जाता है। अगर व्यवसाय का स्थान सही हो और यह निर्णय सही हो तो व्यवसाय को अपनी लागत नियंत्रित करने में, ग्राहकों तक पहुंच बनाए रखने में और अपनी पूर्ति को निरंतर बनाए रखने में बहुत सहायता मिलती है। इसलिए एक उद्यमी इस निर्णय को बहुत ध्यान से लेता है और वह यह प्रयास करता है कि उसके व्यवसाय के लिए वह एकदम एक अनुकूलतम और आदर्श स्थान का चुनाव करे, जिससे उसके व्यवसाय के लिए कार्य करने की परिस्थितियां बहुत बेहतरीन बन सकें। व्यवसाय के स्थान का निर्णय एक चाहे नया उद्यम हो उसको भी लेना होता है या पहले से जो चला रहा उद्यम हो या व्यवसाय हो उसको भी यह निर्णय लेना होता है। अब जैसे बात की जाए, अगर कोई व्यवसायी पहली बार अपना व्यवसाय शुरू करने जा रहा है या कोई नया उद्यमी है तो उसको व्यवसाय से संबंधित निर्णय बहुत ध्यान से लेना पड़ता है, क्योंकि उसे अनुभव नहीं होता है। इसके लिए वह कई सारे लोगों से परामर्श भी ले सकता है, स्वयं जाके साइट का चयन कर सकता है या किसी विशिष्ट सलाहकार की सेवा भी ले सकता है। लेकिन अगर कोई पहले से चला आ रहा व्यवसाय या उद्यम है और उसको अपने विस्तार के लिए स्थान का चयन करना है, तो उसके लिए उनके पास पहले से अनुभव मौजूद होता है और वह उसी अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान के हिसाब से अपने व्यवसाय के लिए आगे बढ़ाने के लिए नए स्थान का चयन कर सकते हैं। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए समझते हैं कि प्लांट लोकेशन या प्लांट के स्थान को या संयंत्र के स्थान को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। एक व्यवसायी तो अपने लिए सबसे अच्छा स्थान चुनना चाहेगा, सबसे आदर्श स्थान चुनना चाहेगा, लेकिन क्या वह स्थान उसके बजट में आता है, क्या वहाँ पे बाकी की सुविधाएं मौजूद हैं, क्या वहाँ पे सरकारी नीतियाँ अनुकूल हैं, व्यवसाय के अनुकूल हैं, इसके अलावा वहाँ प्रतिस्पर्धा कैसी रहेगी, वहाँ पे बाकी की सुविधाओं की क्या स्थिति रहेगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कुरियर, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि।
इन्हीं के आधार पर वह अपने व्यवसाय के स्थान का चुनाव करता है। तो सबसे पहले एक घटक जो व्यवसाय के स्थान को प्रभावित करता है उसमें आता है कच्ची सामग्री की उपलब्धता। व्यवसाय अगर उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यवसाय है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कच्ची सामग्री निर्बाध रूप से उपलब्ध रहे और उसकी निरंतर पूर्ति बनी रहे। तो जिस स्थान पे व्यवसाय शुरू किया जाना है या जो वहाँ प्लांट लगाया जाना है, वहाँ कच्ची सामग्री जो उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होगी वो कितनी आसानी से उपलब्ध है, और अगर नहीं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से क्या उसे उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा व्यवसाय का स्थान चुनाव करने के लिए ये भी देखा जाता है कि वह बाज़ार से कितना नज़दीक है। हर व्यवसायी ये चाहता है कि वह ऐसे स्थान का चुनाव करे जिसकी बाज़ार से नज़दीकी हो। क्यों? क्योंकि व्यवसाय के लिए कई सारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है और व्यवसाय अगर बाज़ार के स्थान के नज़दीक हो तो उन सुविधाओं को जुटाना आसान भी होता है और उससे लागत में भी कमी आती है। अगला, व्यवसाय के कच्ची सामग्री के बाद जिस उत्पादन के साधन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वह होता है श्रम। तो उस स्थान पर क्या श्रमिकों की उपलब्धता आसान है, सुलभ है, और अगर नहीं तो श्रमिकों को वहाँ तक कैसे लाया जाएगा, क्योंकि इससे व्यवसाय के उत्पादन की लागत बढ़ भी सकती है। तो कितनी आसानी से उस स्थान में कुशल श्रमिक या अर्धकुशल श्रमिक या अकुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। श्रम हो गया, कच्ची सामग्री हो गई। अगला आता है पूंजी की उपलब्धता। एक उद्यमी अपनी पूंजी लगा के व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है, लेकिन व्यवसाय के रोज़ाना के संचालन के लिए बैंकिंग सुविधाओं की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो उस क्षेत्र विशेष में पूंजी की उपलब्धता कैसी है, बैंकिंग संस्थान कितने हैं या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं क्या वहाँ पे कार्य कर रही हैं, जिससे पूंजी जुटाने के लिए वहाँ आसानी से काम किया जा सके और इन संस्थानों के माध्यम से व्यवसाय के लिए ऋण भी लेने की प्रक्रिया थोड़ी सी सुलभ हो सके। व्यवसाय के लिए कई सारी सहायक सुविधाएं भी चाहिए होती हैं, जिनमें आप पानी, ईंधन, बिजली या आप कोरियर, दूरसंचार की सेवाएं, इन सबको ले सकते हैं। उनकी स्थिति कैसी है, यह सुविधाएं क्या वहाँ पर हैं, क्योंकि कच्ची सामग्री श्रमिक अकेले उत्पादन नहीं कर सकते। व्यवसाय के लिए इन सारी सहायक सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी, ईंधन, इन सब की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा भौगोलिक घटक जो होते हैं उनको भी ध्यान में रखना, विश्लेषण करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ विशिष्ट उत्पाद ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ विशेष पर्यावरण की या क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो उस स्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, वह बहुत पहाड़ी इलाके में तो नहीं है या वह बहुत दूर दराज इलाके में तो नहीं है, आसपास बाकी की सुविधाएं हैं या नहीं हैं, भौगोलिक स्थिति जो है वह पर्यावरण की स्थिति वह अनुकूल है या नहीं है, यह सब भी देखा जाता है। अब मौसम वहाँ कैसा बना रहता है, क्या वहाँ बारिश, सर्दी, गर्मी में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या ये सारी जो पर्यावरण की और मौसम की दशाएं हैं यह व्यवसाय में बाधा तो नहीं उत्पन्न करेंगी, इसको भी जांचा और परखा जाता है। फिर व्यवसाय अकेला तो कार्य नहीं कर सकता, उसे सहायक सुविधाओं के अलावा कई सारे सहायक उद्योगों की भी ज़रूरत होती है। जैसे आप मान के चलिए, अगर कोई कपड़ा बनाने वाला उद्योग है तो उसे अपने लिए पैकिंग मटेरियल वाले उद्योग की भी आसपास ही ज़रूरत होगी। इसके अलावा वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में उस माल को ले जाने और उसे लोडिंग करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बोली जाए या विपणन की सुविधा बोली जाए या अनुसंधान वाले उद्योगों की या कंपनियों की ज़रूरत बोली जाए, इनकी भी विद्यमानता वहाँ क्या है, इसको भी देखा जाता है। अब सरकार कई बार बहुत सारे प्रोत्साहन प्रदान करती है व्यवसाय को। तो जिस क्षेत्र विशेष में व्यवसाय लगाया जाना है या जिस स्थान पे प्लांट की लोकेशन होगी, वहाँ को लेकर सरकार की नीतियाँ क्या हैं। जैसे सरकार ने कुछ विशिष्ट आर्थिक जोन भी बना रखे हैं, कुछ औद्योगिक एस्टेट भी होते हैं। क्या व्यवसाय का स्थान वहाँ चुना जाना है? अगर वहाँ पे चुना जाना है तो उसको लेके सरकार की नीतियाँ क्या हैं, सरकार क्या क्या रियायतें या छूट उस स्थान पर देती है, यह भी जांचने के बाद ही स्थान का निर्णय लिया जाता है। अब वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने की लागत क्या आएगी, ये एक बहुत ही ज़रूरी घटक होता है जिसे जांचा और परखा जाता है, क्योंकि उत्पादन की लागत भले ही कम आ रही हो, लेकिन अगर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की लागत बहुत ज़्यादा आती है तो इससे उत्पादन की लागत बढ़ेगी और वस्तु की अंतिम कीमत में भी वृद्धि हो जाएगी, जिसके चलते वस्तु ग्राहकों की पहुँच से बाहर या उनके लिए बहुत महंगी हो सकती है और इसका सीधा सा असर व्यवसाय की लाभप्रदता पर पड़ता है।
सबसे आखिरी में अगर बात की जाए तो करों का प्रभाव भी स्थान के चुनाव को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कुछ क्षेत्र विशेष ऐसे हैं जिन्हें सरकार औद्योगिक विकास के लिए बढ़ावा देती है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए, विशिष्ट आर्थिक जोन हो गए, या इंडस्ट्रियल पार्क बोला जाता है, औद्योगिक पार्क। वहाँ पे आपका व्यवसाय है तो ये लाजमी है कि सरकार वहाँ पे करों की छूट प्रदान करती है। तो इन सारे पहलुओं को देखने के बाद और यह विश्लेषित करने के बाद कि क्या वहाँ कर की छूट उपलब्ध है, तो इससे उत्पादन की लागत कम आ सकती है और इससे वस्तु की अंतिम कीमत में भी कमी आ सकती है। तो इसको भी ध्यान में रख के व्यवसाय संबंधी निर्णय लिया जाता है। अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि स्थान का निर्णय लेने के चरण क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स का पालन करते हुए एक उद्यमी द्वारा व्यवसाय के स्थान का चयन किया जाता है। तो सबसे पहला है क्षेत्र का चयन। क्षेत्र किसी एक भौगोलिक स्थान का चयन है जिसमें किसी एक क्षेत्र विशेष को सबसे पहले पहचाना जाता है कि किस रीजन में जो व्यवसाय है वह कार्य करेगा। इसके कई सारे पैमाने होते हैं। क्षेत्र का चुनाव करने के लिए कई सारे पैमाने, जैसे उसकी बाज़ार से निकटता कैसी है, वहाँ कच्चे माल की पूर्ति क्या होगी, वहाँ बुनियादी सुविधाओं या अधोसंरचना की सुविधाएं कैसी हैं, इसके आधार पर सबसे पहले क्षेत्र का चयन किया जाता है। उस क्षेत्र का चयन करने के बाद अगली जो स्टेप होती है या जो अगला चरण होता है वह होता है समुदाय का चयन, यानी कम्युनिटी का चयन। इसका अर्थ है कि जिस क्षेत्र विशेष को चुना है उसमें आप एक विशिष्ट समुदाय को चुनेंगे, एक विशिष्ट स्थान को चुनेंगे जिसमें आप वहाँ पे रह रहे लोगों की सामाजिक संरचना क्या है और वहाँ के लोगों की विशिष्ट पसंद क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, और उनके रहन सहन का तरीका क्या है। और इसी के आधार पर इन समुदायों को 3 भागों में बांटा जाता है, शहरी, उपशहरी और ग्रामीण इलाके। अगर उत्पाद ऐसा है जो शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए है तो उसे शहरी क्षेत्र के हिसाब से तय किया जाता है। इसके अलावा कई बार सेमी अर्बन इलाकों या अर्ध शहरी इलाकों के लिए भी वस्तु मुनासिब होती हैं या उनके लिए भी मुफीद होती है, तो यह भी देखा जाता है। और ग्रामीण इलाकों के लिए अगर वस्तु है तो उसका भी समुदाय के अंतर्गत ही चयन किया जाता है। अब जब समुदाय का चयन हो गया और शहरी, उपशहरी और ग्रामीण इलाकों में उसका विभाजीकरण हो गया, तो अगला आता है इनमें से भी एक विशिष्ट या निश्चित साइट का चयन किया जाता है। तो आप एक क्षेत्र के चयन के बाद समुदाय का चयन करते हैं, समुदाय के बाद आप एक निश्चित साइट का चयन करते हैं। इसमें किस समुदाय के किस स्थान पर आप व्यवसाय को संचालित करेंगे यह इसके अंतर्गत तय किया जाता है। अब समुदाय के भीतर विशिष्ट जो साइट है उसके चयन के लिए यह देखा जाता है कि जिस भूमि को आप पसंद कर रहे हैं या जिस स्थान को आप पसंद कर रहे हैं उसकी उपलब्धता क्या है, उसकी लागत कितनी आएगी, और इसी के आधार पर ही उस निश्चित साइट का चयन कर लिया जाता है जहां व्यवसायी अपना उद्यम अंतिम रूप में या फाइनली लगाने का तय करेगा। इसके बाद जब स्थान का चयन हो जाता है और उद्यमी या व्यवसायी वहाँ काम करने की सोचता है, तो अगला जो काम होता है उसको तय करना होता है लेआउट, यानी संयंत्र का लेआउट क्या होगा। लेआउट का हिंदी में अर्थ होता है विन्यास। संयंत्र विन्यास को प्लांट लेआउट कहा जाता है। अब क्या होता है ये प्लांट लेआउट? एक व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यक भौतिक स्थान यानी फिजिकल स्पेस और संसाधनों के संगठन को तय करना, इसमें दुकान या कार्यालय का स्थान आ जाता है, मशीनरी और उपकरणों की व्यवस्था क्या रहेगी और कर्मचारियों के काम करने के लिए जगह पर्याप्त है या नहीं है, इसको शामिल किया जाता है। यानी एक व्यवसाय के पूरे लेआउट को तैयार करने में ये देखा जाता है कि उसका भौगोलिक स्थान क्या है, उसके पास कितना स्पेस है, मशीनरी आदि को कैसे लगाया जाएगा, विभिन्न विभाग किस तरीके से संचालित किए जाएंगे और इन विभागों में जो कर्मचारी काम करेंगे वह किस प्रकार काम करेंगे, उनके बैठने के लिए पर्याप्त जगह होगी या नहीं होगी, मशीनों को लगाने के लिए पर्याप्त जगह होगी या नहीं होगी। जब इस पूरे बात का मानचित्रण तय किया जाता है तो उसे लेआउट कहा जाता है। एक व्यवसाय का लेआउट जितना अच्छा होगा, एक व्यवसाय का विन्यास जितना अच्छा होगा, उतनी ही उसको दक्षता प्राप्त होगी काम करने में,
उतनी ही उसकी उत्पादकता बढ़ेगी और इसी से उसकी अंतिम रूप में लाभप्रदता भी बढ़ती है। अब संयंत्र लेआउट या को बोला जाए या प्लांट लेआउट को बोला जाए तो यह समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए कारखाने के अंदर किए जाने वाले सभी कार्यों के समन्वय के लिए जो मशीन है, मानव शक्ति है, सामग्री है, उन सब का प्रभावी उपयोग किया जाए, इसकी व्यवस्था को तय करता है। अब संयंत्र लेआउट के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी प्लांट लेआउट क्यों बनाया जाता है या उसे किस उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। हर व्यवसायी का सपना होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे, वो भी कम से कम लागत पे करे और उसकी उत्पादकता भी अधिकतम हो सके। अब इसके लिए उसे बेहतर तरीके से अपना लेआउट तैयार करना होता है, जिससे वह कम से कम अपशिष्ट या अपव्यय को व्यवसाय में देख सके और अगर हो भी रहा है कोई वेस्टेज तो उसको नियंत्रित कर सके। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है प्लांट लेआउट का, वह है व्यवसाय की मशीन का उचित और अनुकूलतम उपयोग। मशीनरी इतनी महंगी आती है, उसको लगाने की लागत अलग होती है, उसे चलाने वाले इंजीनियर अलग होते हैं, उन सब की लागत एक व्यवसाय को वहन करनी होती है। तो अगर प्लांट लेआउट उचित नहीं होगा तो मशीनरी का भरपूर दोहन नहीं हो पाएगा, उसकी पूरी क्षमता तक उपयोग नहीं हो पाएगा, जिसका प्रभाव व्यवसाय को बढ़ी हुई लागत के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्लांट लेआउट का एक और उद्देश्य होता है कर्मचारियों को काम करने के लिए अच्छा स्थान प्रदान करना और एक सुखद अनुभव देना। कर्मचारियों की उत्पादकता अगर बढ़ानी है उद्यमी को तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस स्थान पे उनसे काम करवाया जा रहा है वह ठीक हो, वहाँ पानी की, बिजली की सुविधा पर्याप्त हो और वहाँ पे उन्हें काम करने में सहजता महसूस हो, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए प्लांट लेआउट व्यवसाय के जो श्रम की लागत है उसको कम करने में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि जब कर्मचारियों को काम करने के लिए अच्छी जगह मिलती है, उनकी उत्पादकता बढ़ती है, तो इससे जो उत्पादन की लागत है वह भी कम आती है और श्रम की लागत भी कम आती है। क्यों? क्योंकि एक श्रमिक अपने काम करने के घंटों के दौरान अच्छे से काम भी करता है, उत्पादकता भी उसकी बढ़ी रहती है, वह वेस्टेज भी कम से कम करता है, जिससे श्रमिक की लागत जो है और श्रम की लागत जो है वह धीरे धीरे प्रति इकाई कम होती चली जाती है। अब इसके अलावा जो उद्यमी है, जब उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, मशीनरी का अनुकूलतम उपयोग होता है, श्रमिकों की लागत कम आती है, तो इससे उद्यमी को और वेस्टेज भी कम होता है, तो उद्यमी को लागत कम करने की संभावना बढ़ जाती है। वह अपनी लागत को नियंत्रित रख पाता है, अपनी लागत को कम करता है, उसे नियंत्रित करता है और वह यह भी प्रयास करता है कि कम से कम लागत में वह उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु अपने ग्राहकों को प्रदान कर सके। इसके अलावा उत्पादन के समय में कमी लाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस समय आप उत्पादन कर रहे हैं और जिस समय आप उसका विपणन कर रहे हैं, अगर आपकी वस्तु बाज़ार के दुकानों में शेल्फ पे नहीं पहुंचती या उसका समय ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है ग्राहक आपकी वस्तु को भूल जाएं। इसलिए उत्पादन की निरंतरता बढ़ाने के लिए और उत्पादन के समय में कमी लाने के लिए प्लांट लेआउट या संयंत्र विन्यास एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। फिर व्यवसाय में कई सारे निर्णय ऐसे लेने होते हैं जो बदलते हुए पर्यावरण के हिसाब से हों या बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से हों, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, बाजार की परिस्थितियां बदलती हैं, काम करने की दशाएं बदलती हैं और इसके साथ बहुत सारे बदलाव बाहरी स्तर पे भी होते हैं। तो व्यवसाय में लचीलापन बना रहे और किसी भी बदलाव की उम्मीद या किसी भी बदलाव को आसानी से किया जा सके, इसके लिए लचीलेपन की ज़रूरत होती है और यह लचीलापन व्यवसाय को मिलता है उसके प्लांट लेआउट के माध्यम से। तो इस तरीके से एक प्लांट लेआउट के कई सारे उद्देश्य होते हैं जिनको आपने अभी अभी समझा। अब बेहतर प्रवाह भी इसके माध्यम से बना रहता है, सारी गतिविधियों का समन्वय भी बना रहता है, जिसका फ़ायदा अंतिम रूप से व्यवसाय को दीर्घकाल में प्राप्त होता है। अब संयंत्र लेआउट को बनाने के लिए कई सारे सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। ये सिद्धांत वो होते हैं जिनको पहले से जांचा परखा रहता है और तभी ये सिद्धांत के रूप में विकसित किए गए हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको ध्यान में रख के एक उद्यमी अपने प्लांट का लेआउट तैयार कर सकता है या संयंत्र का विन्यास तैयार कर सकता है? सबसे पहला है लचीलेपन का सिद्धांत। ये सिद्धांत यह बोलता है कि एक प्लांट का संयंत्र का जो लेआउट है या विन्यास है वह लचीला होना चाहिए, उसमें बदलाव की संभावना होनी चाहिए, वह इतना जटिल ना हो या इतना रिजिड ना हो कि उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश ही ना रह जाए। इसके अलावा
न्यूनतम संचालन का सिद्धांत भी है, जिसको ध्यान में रख के प्लांट लेआउट तैयार किया जाता है। यानी सामग्री और श्रमिक को कम से कम दूरी पे ले जाने की ज़रूरत हो, यानी उनकी गतिविधि या मूवमेंट बहुत कम हो, उनकी दूरी बहुत कम हो, जिससे समय को बचाया जा सके, उन्हें ले जाने के लिए बहुत समय न खराब करना पड़े। इसके अलावा परस्पर निर्भरता का सिद्धांत भी है, जिसको ध्यान में रख के प्लांट लेआउट तैयार किया जाता है। इसका अभिप्राय है उत्पाद की यात्रा को कम करने के लिए परस्पर निर्भर संचालन और प्रक्रियाओं को एक दूसरे के करीब स्थित किया जाता है या स्थित किया जाना चाहिए। यानी एक गतिविधि से अगर दूसरी गतिविधि जुड़ी है या व्यवसाय कई सारी गतिविधियों की चेन द्वारा चलता है, श्रृंखला द्वारा चलता है, तो अगर उनमें आपस में या परस्पर निर्भरता है तो वह ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम समय में अधिक से अधिक गतिविधियां एक दूसरे से जोड़ी जा सकें और उसमें समय को बर्बाद न करना पड़े। इसके अलावा कर्मचारी अगर सुरक्षित हैं तो वह काम अच्छे से कर पाएंगे। और अगला सिद्धांत यही बात करता है कि प्लांट लेआउट तैयार करते समय सुरक्षा का सिद्धांत भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी व्यवसाय में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे, उनको मशीन से किसी प्रकार का खतरा ना हो, उनको किसी और चीज़ से कोई खतरा ना हो और व्यवसाय में अच्छे से काम सुरक्षित रूप से हो सके और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। अगला जो सिद्धांत है वह है मितव्ययता का सिद्धांत। मितव्ययता यानी कम से कम वेस्टेज करना और कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन करना। तो यह सिद्धांत यह बोलता है कि प्लांट लेआउट इस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए कि जो स्थिर संपत्तियां हैं व्यवसाय की, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसमें निवेश जो है वह इस प्रकार किया जाए कि मितव्ययता वाला वह निवेश हो और व्यवसाय को बहुत अधिक लागत न उसकी वहन करनी पड़े। अब अंतिम सिद्धांत जिस आधार पर संयंत्र विन्यास या प्लांट लेआउट को तैयार किया जाता है वह है पर्यवेक्षण का सिद्धांत। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, यानी सभी गतिविधियों पे पैनी नज़र बनाए रखना, उन पे निगरानी रखना। तो इस सिद्धांत में यह कहा जाता है कि कर्मचारियों पर निगरानी रखने में आसानी हो इस तरीके का प्लांट संयंत्र बनाना चाहिए और हर कर्मचारी काम कैसा कर रहा है यह देखा भी जा सके, उस पर निगरानी भी आसानी से रखी जा सके और उसके प्रदर्शन को मापा भी जा सके, ताकि यह देखना आसान हो उद्यमी के लिए कि सभी काम अपने तय उद्देश्यों के अनुसार हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। तो इन सिद्धांतों का पालन करके एक उद्यमी अपने व्यवसाय के लिए एक अच्छा लेआउट तैयार कर सकता है, जिसके व्यवसाय को कई सारे लाभ मिलते हैं। अब लेआउट के लाभ क्या क्या होते हैं, लेआउट क्यों तैयार किया जाए या उसको बनाने से एक उद्यम को क्या क्या फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहला तो जैसा मैंने कई बार कहा कि इससे व्यवसाय की लाभप्रदता बढ़ती है। लेआउट जितना उचित होगा उतना ही व्यवसाय का लाभ होगा। इसके अलावा इससे उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। उत्पादकता यानी कम से कम इनपुट और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। तो प्लांट लेआउट इस बात में मदद करता है कि व्यवसाय में संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो, चाहे वह कच्ची सामग्री हो, श्रम हो, उनका इस तरीके से उपयोग किया जाए कि उनसे उनके अनुकूलतम क्षमता तक काम लिया जाए और उत्पादकता बढ़ी जा सके या बढ़ाई जा सके। और इन सब के माध्यम से उत्पादन की लागत तो कम होती ही होती है। प्रति इकाई उत्पादन की लागत कम होने से ग्राहक के लिए वस्तु सस्ती उपलब्ध हो पाती है, जिससे व्यवसाय की बिक्री बढ़ती है और उसका लाभ भी बढ़ता है। अब आइए समझते हैं कि एक प्लांट लेआउट कितने प्रकार का हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला है प्रक्रिया लेआउट। इसमें एक जैसे प्लांट और मशीनरी, यानी अगर व्यवसाय में बहुत सारी मशीनरियां या प्लांट एक जैसे हैं तो उनको एक साथ रखा जाता है, एक स्थान पे रखा जाता है, जिससे यह आसानी हो जाती है कि सभी एक जैसी मशीनरी एक ही स्थान पर हैं तो उनको संचालन करने वाले जो इंजीनियर भी हैं वो वहीं बने रहते हैं और मशीनों का संचालन उनकी प्रकृति के आधार पर तय किया जाता है। कौन सी मशीन एक जैसी है उनको एक स्थान पे लगा दिया जाता है, कौन सी मशीन ऐसी हैं व्यवसाय में, कौन सी मशीनें ऐसी हैं जो एक जैसा काम करती हैं, उनको एक स्थान पे लगा दिया, उनसे काम लेने में आसानी हो गई और उनके जो इंजीनियर्स हैं उनको भी प्रशिक्षित करने में आसानी हो जाती है। तो इसके अनुसार व्यवस्था की जाती है कि कौन सी मशीनें एक जैसी हैं और उनसे क्या काम लिया जा सकता है जो एक ही प्रकृति का हो। तो यह उन संस्थानों के लिए या वहाँ ठीक होता है जहाँ कम मात्रा में उत्पादन किया जाना हो, जिससे कि कम से कम गतिशीलता होती है और सारी एक जैसी मशीनें, एक प्रकृति की मशीनें एक ही जगह पर होती हैं। अब अगला आता है उत्पाद लेआउट। उत्पाद लेआउट में यह किया जाता है कि जो मशीनें और उपकरण हैं
उनको एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादन पथ का अनुसरण करता है। जैसे कोई बड़े पैमाने का उत्पादन किया जा रहा है तो उसके लिए उत्पाद लेआउट के आधार पर ही प्लांट संयंत्र को तैयार किया जाता है। अब इसके बाद अगला जो लेआउट है वह है निश्चित या स्थिति लेआउट। इसका उपयोग तब किया जाता है कि जब उत्पाद इतना भारी हो कि उसको एक जगह से हिलाना ढुलाना मुश्किल हो, यानी आप उसे बार बार सरका नहीं सकते, आप उसे बार बार एक जगह से दूसरी जगह हटा नहीं सकते। तो जब ऐसी कठिनाई हो कि उत्पाद भारी है, उसे हिलाना ढुलाना आसान नहीं है, तो निश्चित या स्थिति लेआउट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें एक ही स्थिर जगह पर उस वस्तु को उत्पादित किया जाता है या मशीनरी को वहीं बनाए रखा जाता है और उत्पाद को नहीं कहीं दूसरे स्थान पे ले जाया जाता। कर्मचारी उस स्थान पे आते हैं जहाँ पे उत्पादन होना है या जहाँ मशीनरी होती है। इसके अलावा होता है संयोजन लेआउट। अधिकांश व्यवसाय जो हैं वो संयोजन लेआउट का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह संयोजन होता है या कॉम्बिनेशन होता है प्रक्रिया लेआउट का, उत्पाद लेआउट का और स्थिर लेआउट का या निश्चित लेआउट का। क्योंकि व्यवसाय में कई सारी गतिविधियां होती हैं, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए संयोजन लेआउट इस बात में मदद करता है कि आप विभिन्न प्रकार के लेआउट का संयोजन बिठाइए, उनको मिक्स कीजिए, उनका मिश्रण कीजिए और अपना प्लांट लेआउट जो है उसे तैयार कीजिए। और इस प्रकार का जो लेआउट होता है उसको लगभग सभी उद्यमी पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सभी के जो लाभ हैं वह शामिल हो पाते हैं। अब एक और लेआउट होता है, वह होता है परियोजना लेआउट। यह किसी विशिष्ट परियोजना के लिए बनाया जाता है। वह परियोजना पूरी हुई और यह लेआउट का काम खत्म हुआ, यानी जब किसी एक विशिष्ट परियोजना के लिए एक लेआउट को तैयार किया जाता है और उसके उद्देश्यों को ध्यान में रख के काम किया जाता है, तो ऐसे लेआउट को बोला जाता है परियोजना लेआउट। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि संचालन, नियोजन या योजना और नियंत्रण क्या होता है। एक व्यवसाय में कई सारे कार्य संचालित होते हैं, कई सारे कार्यों का समन्वय होकर ही एक व्यवसाय का संचालन किया जाता है। तो ये सारे काम कुशल रूप से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सही रणनीति बनी है या नहीं बनी है, व्यवसाय में सही निर्णय लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, व्यवसाय को किस प्रकार संचालित किया जाए, उसके संचालन के लिए क्या योजना बनाई जाए, किस प्रकार नियोजन किया जाए, किस तरीके से जो व्यवसाय है उसमें रणनीति और प्रक्रियाएं तय की जाएं। तो इन सब को व्यवसाय के संचालन में बनाने का जो काम होता है उसे व्यवसाय संचालन या व्यवसाय संचालन नियोजन कहा जाता है। यानी कौन कौन सी क्रियाएं की जानी हैं, कौन कौन सी गतिविधियां की जानी हैं, किन किन उद्देश्यों को पूरा किया जाना है, व्यवसाय का संचालन सुचारू रूप से हो, उनकी गतिविधियों को समय पे पूरा किया जा सके, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो गतिविधियां हैं वह किस रणनीति से तय की जाएंगी, उन्हें कैसे पूरा किया जाना है। तो विशिष्ट कार्यों को परिभाषित करना, संसाधन उनको आवंटित करना, समय सीमा निर्धारित करना और प्रगति की सतत निगरानी करना और आवश्यक समायोजन करना और यह देखना कि सभी काम सही दिशा में जा रहे हैं, क्या वह अपनी दिशा से भटक तो नहीं रहे हैं, इसको व्यवसाय के संचालन, नियोजन और नियंत्रण में शामिल किया जाता है। और इसके अलावा कौन व्यक्ति क्या काम करेगा यह भी इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि लोगों को अपनी भूमिकाओं में किसी प्रकार का भ्रम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कौन क्या काम करेगा, उसे पूरा करने के लिए मानव संसाधन की क्या आवश्यकता होगी और कितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और कितने समय सीमा में व्यवसाय अपने सारे कामों को, सारी गतिविधियों को पूरा करेगा, यह इसके अंतर्गत आता है। और इससे व्यवसाय पे निगरानी बनाए रखना, उस पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है एक उद्यमी के लिए। तो इसके अंतर्गत व्यवसाय नियोजन या संचालन के अंतर्गत बहुत सारे भाग शामिल होते हैं। इसमें सबसे पहला है गुणवत्ता नियंत्रण। एक उद्यमी यह प्रयास करता है कि अगर बाज़ार में उसने अपनी अच्छी पहचान बना ली है या उसके उत्पादों की पहचान बहुत ठीक है, अच्छी गुडविल है, तो वह अपनी गुणवत्ता को बरकरार रख सके, उसको बनाए रख सके। तो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड्स यानी प्रमापों को तय करना, उसके अनुसार उत्पादन हो रहा है यह मापना, गुणवत्ता में गिरावट तो नहीं आ रही और जहाँ सुधार करने की ज़रूरत है वहाँ आवश्यक सुधार करना, इसका सबसे पहला भाग होता है, अर्थात गुणवत्ता नियंत्रण। फिर आता है मांग पूर्वानुमान।
उत्पादन कितना किया जाए, भविष्य में उत्पादन कितनी मात्रा में करना होगा, उत्पाद की क्या मांग होगी, ग्राहक क्या पसंद करते हैं, उत्पादन किस तरीके से किया जाए कि पूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे, उसका भंडारण किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से भंडारण का प्रबंधन किया जाना है, और किस तरीके से जो पास्ट ट्रेंड्स रहे हैं, मांग के विगत चलन रहे हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है मांग का पूर्वानुमान करने में कि पिछले वर्षों में या पिछले माह में इतनी मांग रही तो आने वाले समय में कितनी मांग हो सकती है, यह भी देखा जाता है। फिर आ जाता है जोखिम प्रबंधन। अब हम जानते हैं व्यवसाय में कई तरीके के जोखिम होते हैं, वह अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। तो कौन से जोखिम आ सकते हैं, उन्हें कैसे उनको भांपना, उनसे कैसे निपटना है और उसके लिए क्या कार्यवाही की जाए, ज़रूरी कार्यवाही की जाए, यह भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। कार्यशक्ति प्रबंधन, क्योंकि आपको कर्मचारियों की ज़रूरत पड़नी है, आप अगर मांग बढ़ती है तो आप कर्मचारी कैसे जुटा पाएंगे, आप उनको कैसे प्रशिक्षित करेंगे, इसका भी प्रबंधन इसके अंतर्गत आता है। फिर पूर्ति चेन प्रबंधन, जिसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। पूर्तिकर्ताओं से, वितरकों से संपर्क में रहना, यह निरीक्षण करते रहना कि पूर्ति निरंतर बनी है कि नहीं, चाहे वह कच्ची सामग्री की हो या अर्धनिर्मित वस्तुओं की हो, जो आपके उत्पादन में के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पूर्ति चेन या सप्लाई चेन का प्रबंधन भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा क्षमता योजना करना, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करना। संस्था की क्षमता क्या है, कार्यशक्ति की क्षमता क्या है, संसाधनों की क्षमता क्या है, उपकरणों आदि की उपलब्धता कैसी है, यह संस्था की ज़रूरतों को पूरा कर पाने में सक्षम है या नहीं है, इसको भी इसमें देखा जाता है। और अंत में आता है निष्पादन मूल्यांकन, यानी आपने जितनी भी गतिविधियां व्यवसाय में संचालित की, वह कैसा प्रदर्शन कर रही हैं, चाहे वह वित्त का प्रदर्शन हो, श्रम शक्ति का प्रदर्शन हो या किसी और संसाधन का प्रदर्शन हो, उसको मापा जाता है, परखा जाता है और देखा जाता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। और यह व्यवसायी को इस बात का ज्ञान देता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और सारा संचालन बिल्कुल ठीक ठाक है। अब आगे ये समझते हैं कि संचालन योजना या संचालन नियोजन के क्या लाभ हैं और नियंत्रण क्यों किया जाए या उसके क्या लाभ हैं। तो एक संस्था को विभिन्न रूप से कई सारे कामों को समन्वय करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। तो जितना व्यवसाय का संचालन बेहतर होता है तो उतना ही बेहतर उसका उत्पादन होता है, उतनी ही अधिक उसकी उत्पादकता होती है, उसकी कार्यकुशलता बढ़ती है और व्यवसाय में उत्पादन की लागत में भी कमी आती है। तो संचालन नियोजन या संचालन योजना के कई सारे लाभ हैं, जिसमें सबसे पहला है जो वेस्टेज है या जो अपव्यय है उसमें कमी आती है। इसके अलावा यह व्यवसाय में उत्पादकता में भी वृद्धि करने में सहायता करता है और इससे कुशलता में भी वृद्धि होती है। सारी संचालन की गतिविधियां चूँकि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उत्पादकता बड़ी होती है, प्रति इकाई लागत में कमी होती है, जिससे व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में कुशलता को प्राप्त कर पाना आसान हो जाता है और सारे व्यवसाय के जो प्रयास हैं वह संचालन से जुड़कर एक दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। और जब इतना कुछ होता है तो यह लाजमी है कि व्यवसाय को लाभ भी मिलता है और उसकी लाभ जो प्रदता है उसमें भी लगातार वृद्धि होती चली जाती है। और इन सब के माध्यम से व्यवसाय का जो जोखिम है उसको बेहतर तरीके से प्रबंधित करना एक उद्यमी के लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो संचालन नियंत्रण इस प्रकार यह देखना है कि प्रतिदिन उत्पादन से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो ठीक से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, वह अपने तय लक्ष्यों के अनुसार हैं या नहीं हैं, और जो उत्पादन के लिए, जो व्यवसाय के संचालन के लिए जो प्रमाप तय किए गए थे, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे, क्या उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें किसी सुधार की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, और उत्पादन जो है वह बराबर बना रहे, पूर्ति बराबर बनी रहे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गिरावट या कोई रुकावट ना हो, संसाधन पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, और पूर्ति श्रृंखला जो है वह ठीक से काम कर रही है या नहीं रही है, भंडारण जो है वस्तुओं और उत्पादों का वह एक बराबर स्तर पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन सब की निगरानी व्यवसाय नियोजन और संचालन के माध्यम से ही होती है। तो व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय का लेआउट और व्यवसाय की जो परिचालन या संचालन का नियोजन या योजना है और जो नियंत्रण है वह यह देखने में मदद करता है कि व्यवसाय अपने ठीक दिशा में जा रहा है,
उसका काम ठीक से चल रहा है, वह प्रतिस्पर्धा के लिए बिल्कुल तैयार है, उसकी गतिविधियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने में आ रही है और उसका प्रदर्शन बिल्कुल तय प्रमापों के हिसाब से जा रहा है, तो इन सब के माध्यम से व्यवसाय की सफलता का रास्ता खुलता है और व्यवसाय को संगठनात्मक कुशलता प्राप्त होती है, जिससे व्यवसाय अपने स्थापक के विजन और मिशन को प्राप्त करने में बिल्कुल सफलता से काम करने के लिए तैयार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उद्यमिता विषयक इस मूक प्रोग्राम के आज के सत्र में आपने प्लांट लेआउट यानी प्लांट संयंत्र, परिचालन योजना, संचालन योजना और नियंत्रण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, इसको समझा। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि एक प्लांट के लिए स्थान कैसे चुना जाए, वहाँ पे उसका लेआउट कैसे तैयार किया जाए और कैसे परिचालन या संचालन की गतिविधियों को निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से तैयार करने के लिए और कैसे उसका नियंत्रण किया जाए, इस बात की समझ आपने विकसित कर ली होगी। आज चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इसी तरीके से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले सत्र में एक नई चर्चा के साथ हम पुनः मिलेंगे।